नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 नवंबर 2025 और हम एक ऐसी घटना की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सिर्फ 4 दिन पहले 14 नवंबर को पटना में घटी। जी। पहली नज़र में देखें तो ये एक नौजवान बाइकर और 2 पुलिस अधिकारियों के बीच एक आम सी झड़प लगती है। जैसा कि अक्सर होता है। बिल्कुल। लेकिन असल कहानी तो सतह के नीचे है। हमारे पास इंडिया टुडे और ndtv.com की रिपोर्ट्स हैं और इन सब के बीच में है एक वायरल वीडियो। और वही वीडियो इस पूरे मामले का केंद्र है। सही कहा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी क्लिप, मतलब आज के डिजिटल दौर में एक वीडियो किसी भी संस्थान की साख, ताकत और जवाबदेही की पूरी कहानी को ही पलट सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक ट्रैफिक चालान या पुलिस की कोई रूटीन कार्रवाई का मामला नहीं है। नहीं, ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है। एक संस्थान, मतलब इस केस में पुलिस विभाग, और जनता के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है ना, उसका टेस्ट है। उसका टेस्ट। देखिए, जो लोग बैंकिंग या मार्केटिंग में काम करते हैं वो इस बात को समझेंगे। ये एक लाइव केस स्टडी है क्राइसिस मैनेजमेंट की। अच्छा। पुलिस की वर्दी किसी बड़ी कंपनी के लोगों की तरह ही है। वो एक ब्रांड का प्रतीक है, सुरक्षा का, कानून का, व्यवस्था का। और जब उस वर्दी पर दाग लगता है तो सवाल सिर्फ 1 या 2 अधिकारियों पर नहीं उठता, पूरे संस्थान पर उठता है। पूरे संस्थान की ब्रांड इक्विटी पर उठता है। ये घटना दिखाती है कि आज प्रतिष्ठा बनाने में सालों लग जाते हैं और उसे गंवाने में सिर्फ 30 सेकंड का एक वीडियो काफी है। तो आइए उस 30 सेकंड के वीडियो तक पहुंचने से पहले का सीन समझते हैं। जी। जगह है पटना का नया नवेला चमचमाता हुआ 6 लेन पुल। ये कच्ची दरगाह को बिदुपुर से जोड़ता है। हाँ, वही जो अभी भी खुला है, काफी चर्चा में था। बिल्कुल। तारीख जैसा हमने बताया 14 नवंबर। और कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है 19 साल का एक नौजवान अभिषेक राजपूत। अपनी बाइक पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे 2 पुलिस अधिकारियों ने पुल पर रोका और इसके बाद जो हुआ वो किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वो वायरल हो गया। हाँ, और उस वीडियो में जो दिख रहा है वो काफी परेशान करने वाला है। मतलब कथित तौर पर अधिकारी अभिषेक के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। एक अधिकारी तो उसे थप्पड़ मारता हुआ भी दिख रहा है, उसका हेलमेट खींचा जाता है और पूरी बातचीत में बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, यहीं से कहानी में 2 बिल्कुल अलग-अलग नैरेटिव्स, या कहिए कि 2 पक्ष सामने आ जाते हैं। हाँ, 2 अलग कहानियां। एक तरफ है अभिषेक राजपूत का दावा। उसका कहना है कि वो पुल पर कोई स्टंट नहीं कर रहा था। अच्छा। वो तो बस सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहा था, जैसा आजकल हजारों युवा करते हैं। और दूसरी तरफ है पुलिस का पक्ष। पुलिस ने अभिषेक पर स्टंट बाइकिंग के आरोप में 7,000 रुपए का चालान जारी किया। 7,000 का? जी। अब यहाँ एक दिलचस्प कानूनी सवाल उठता है। मोटर व्हीकल एक्ट में स्टंट बाइकिंग या खतरनाक ड्राइविंग की एक परिभाषा है जी। लेकिन क्या बाइक चलाते हुए वीडियो शूट करना अपने आप में स्टंट बाइकिंग माना जाएगा? यहाँ कानून और उसकी जो व्याख्या है उसके बीच एक धुंधला सा एरिया है। ये बहुत जरूरी न्यूआंस है। मतलब पुलिस की नजर में हो सकता है कि बाइक चलाते हुए कैमरा संभालना ही खतरनाक हरकत हो। बिल्कुल हो सकता है। और वहीं बाइकर की नजर में वो तो बस एक अच्छी लोकेशन पर वीडियो बना रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस का बर्ताव, चलिए मान लेते हैं कि बाइकर गलत था, क्या वो जायज ठहराया जा सकता है? नहीं। वीडियो में जो गुस्सा और जो फिजिकल वायलेंस दिख रही है वो किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं लगती। बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर डी-एस्केलेशन ट्रेनिंग की बात आती है। मतलब तनावपूर्ण स्थितियों को बिना बल प्रयोग के शांत करने का जो प्रशिक्षण होता है। हाँ। किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए ये सबसे जरूरी स्किल है। वीडियो देखकर तो ऐसा लगता है कि स्थिति को संभालने के बजाय उसे और बिगाड़ा गया। चलिए एक पल के लिए हम मान भी लें कि बाइकर गलत था, तब भी प्रक्रिया क्या होती? आप उसे रोकते, उल्लंघन बताते और चालान जारी करते। बस। गाली गलौज और हाथापाई किसी भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब एसओपी का हिस्सा नहीं हो सकते। ये तो सीधे सीधे अधिकार के दुरुपयोग का मामला नजर आता है। और जनता ने भी शायद इसे ऐसा ही देखा जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला। आग की तरह लोगों का गुस्सा भड़क उठा, पुलिस विभाग की जबरदस्त आलोचना होने लगी और उन पर कार्रवाई का भारी दबाव बन गया। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा गंभीर मोड़ लेती है। अच्छा? बात सिर्फ वीडियो और चालान तक नहीं रुकी। अभिषेक राजपूत ने दावा किया है कि इस घटना के बाद उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। और फोन करने वाले ने खुद को पुलिस से जुड़ा हुआ बताया और उसे धमकी दी कि अगर उसने ये वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब रुकिए,
ये इस मामले का सबसे विस्फोटक पहलू है ना? ये पूरी कहानी को एक ट्रैफिक उल्लंघन और पुलिस की बदसलूकी से उठाकर सीधा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब आपराधिक धमकी और सबूत मिटाने की कोशिश के लेवल पर ले जाता है। सही बात है। अगर हम अपनी कॉर्पोरेट वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो ये ऐसा है जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट खराब निकले, वो हुई पहली गलती। हाँ। और फिर कंपनी ग्राहकों को धमकाए कि वो नेगेटिव रिव्यू हटा दे, ये दूसरी और कहीं ज्यादा बड़ी गलती है। बिल्कुल। पहली गलती से आप शायद उभर भी जाएं, लेकिन दूसरी गलती आपके संस्थान के कैरेक्टर पर, उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर देती है। इससे लगता है कि समस्या शायद सिर्फ उन 2 अधिकारियों की नहीं, बल्कि एक गहरे कल्चर की हो सकती है, जहां गलतियों को सुधारने के बजाय दबाने की कोशिश होती है। तो इस धमकी वाले एंगल के बाद तो पुलिस विभाग के लिए स्थिति और मुश्किल हो गई होगी। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, सोशल मीडिया के दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी, और ये किसी भी अच्छे क्राइसिस मैनेजमेंट का पहला कदम है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की। ये नहीं कहा कि वीडियो फर्जी है। ठीक है। फिर वीडियो में दिख रहे अधिकारियों की पहचान की गई, सब इंस्पेक्टर देवकांत बंटी और ऑफिसर विश्वनाथ कुमार, और पहचान होने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। एक निर्णायक कदम ईर्ता से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा संदेहवादी या कहूँ कि डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। बिल्कुल, निभाइए। क्या ये निलंबन सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने के लिए एक क्विक पीआर मूव नहीं है? हमने अक्सर देखा ऐसा। ऐसे मामलों में निलंबन होता है और फिर जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है तो कुछ महीने बाद अधिकारियों को चुपचाप बहाल कर दिया जाता है। असली जवाबदेही तो विभागीय जांच के बाद ही तय होगी ना? आपका सवाल 100% जायज है, और यही इस केस का अगला चरण तय करेगा। निलंबन तो सिर्फ एक तात्कालिक उपाय है, समस्या का हल नहीं। एक पेन किलर की तरह। बिल्कुल, एक पेन किलर है, इलाज नहीं। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। क्या एक पारदर्शी विभागीय जांच होगी? क्या उस जांच के नतीजे पब्लिक किए जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले एक फूड डिलीवरी ऐप के कर्मचारी का मामला वायरल हुआ था। उस कंपनी ने भी तुरंत एक्शन लिया था, लेकिन उन्होंने लगातार जनता से संवाद बनाए रखा, अपनी जांच के अपडेट्स दिए। हाँ, याद है मुझे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाने के लिए एक लंबा और पारदर्शी रास्ता अपनाया। पुलिस विभाग के लिए भी यही चुनौती है। क्या वे इस घटना को एक सबक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करेंगे, या सिर्फ इस तूफान के गुजर जाने का इंतजार करेंगे? तो निलंबन हो गया, लेकिन इस पूरी घटना से जो बड़े सवाल उठते हैं वो तो अपनी जगह कायम है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बाइकर और 2 पुलिस वालों की कहानी नहीं है। ये हमारे सिस्टम के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कई परतों वाली समस्या है। पहली परत है विश्वास की, भरोसे की। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, पुलिस और जनता का रिश्ता भरोसे पर टिका है। जब रक्षक ही भक्षक जैसा व्यवहार करते दिखते हैं तो वो भरोसा टूटता है। बैंकिंग की दुनिया में इसे रेप्यूटेशनल रिस्क कहते हैं, और ये किसी भी वित्तीय जोखिम से ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी परत है आज के कंटेंट क्रिएटर युग की। आज हर कोई अपने अनुभव रिकॉर्ड कर रहा है, तो सार्वजनिक जगहों पर वीडियो बनाने वाले युवाओं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच टकराव बढ़ रहा है। सही बात है। इस पर स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत है कि कहां और कैसे फिल्मांकन हो सकता है और पुलिस किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। और तीसरी परत शायद ट्रेनिंग और मानसिकता की है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। जी। क्या पुलिस बल को इस नए दौर के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां हर नागरिक एक संभावित पत्रकार है और हर घटना के वायरल होने का खतरा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या पुलिस कर्मियों को ये सिखाया जाता है कि जब उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा हो तो कैसे संयम बरतना है? क्योंकि कैमरा ऑन होते ही सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। कैमरा चालू होते ही वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं रहते, वे पूरे विभाग का चेहरा बन जाते हैं। उनका हर शब्द, हर हरकत पूरे संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर देखी जाती है। इस एक घटना ने पटना पुलिस की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई में महीनों, शायद सालों लग सकते हैं। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा। नहीं, ये सीधे सीधे पब्लिक रिलेशंस और ब्रांड मैनेजमेंट का मुद्दा बन गया है। तो अब आगे क्या? ये कहानी किस दिशा में जा सकती है? जिन लोगों की इस मामले में दिलचस्पी है, उन्हें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, देखने वाली कुछ मुख्य बातें हैं।
पहला, जैसा हमने चर्चा की, विभागीय जांच का नतीजा। क्या ये सिर्फ एक खानापूर्ति होगी या इससे कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जैसे कि सेवा से बर्खास्तगी या पदावनति? दूसरा, क्या इस मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी? ये उन निलंबित अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है, गाली गलौज, मारपीट और आपराधिक धमकी के लिए। और बाइकर के खिलाफ? हाँ, और ये अभिषेक राजपूत के खिलाफ भी हो सकती है, अगर पुलिस ये साबित कर पाए कि वो सच में खतरनाक स्टंट कर रहा था और उसने सरकारी काम में बाधा डाली। तो दोनों पक्षों पर कानूनी तलवार लटक रही है। और क्या इस घटना का कोई नीतिगत मतलब पॉलिसी लेवल पर भी कोई असर हो सकता है? क्या हमें पटना की सड़कों पर पुलिसिंग के तरीकों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? उम्मीद तो यही करनी चाहिए। एक अच्छी संस्था अपनी गलतियों से सीखती है। सही बात है। हो सकता है ये घटना पटना पुलिस को युवाओं, खासकर बाइकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ संवाद करने के लिए नए प्रोटोकॉल बनाने पर मजबूर करे। शायद बॉडी कैमरा के इस्तेमाल पर फिर से जोर दिया जाए, ताकि हर बातचीत का एक निष्पक्ष रिकॉर्ड हो। हाँ, बॉडी कैमरा बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली होगी वो है पुलिस विभाग का कम्युनिकेशन। क्या वे इस मुद्दे पर चुप हो जाएंगे या वे आगे आके कहेंगे, हाँ एक गलती हुई, हम इसे सुधार रहे हैं और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। मतलब पारदर्शिता ही उनके लिए भरोसे को फिर से बनाने का एकमात्र रास्ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे पटना के एक पुल पर हुई एक सामान्य से दिखने वाली घटना एक वायरल वीडियो के जरिए राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई। ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है, बल्कि आज के भारत की एक बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। क्या? कि कैसे तकनीक, खासकर हर हाथ में मौजूद ये मोबाइल कैमरा, ताकत के समीकरणों को बदल रहा है। ये जो डिजिटल सबूत है अब संस्थानों से जवाबदेही की मांग कर रहा है। बिल्कुल। और अधिकार के दुरुपयोग पर ऐसी रोशनी डाल रहा है जिससे बच पाना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी। इस पूरे मामले में इतनी तेजी से कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, बहस छिड़ी, क्योंकि वहां एक कैमरा था और वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। सोचने वाली बात यह है कि जब कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता है तब क्या होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन अनगिनत घटनाओं का क्या होता है जो कभी दर्ज ही नहीं हो पाती? ये घटना एक अपवाद है जो एक बड़े नियम को उजागर करती है और किसी भी बड़े संस्थान के नेतृत्व के लिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, एक बड़ा बैंक हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, सबक साफ है। क्या है वो सबक? आज के दौर में पारदर्शिता कोई चुनने का विकल्प नहीं है, ये एक मजबूरी और जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि आपकी गलती पकड़ी जाएगी या नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि कब पकड़ी जाएगी, और जब ऐसा हो तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं?